आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। हिंदू समाज पर मोहन भागवत के बयान पर क्या बोले जगतगुरु रामभद्राचार्य और अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। सीएम नीतीश की यात्रा के बीच दिल्ली में बीजेपी का मंथन जारी, बिहार फतेह के लिए तैयार हो रहा है एनडीए। नीतीश कुमार एनडीए को कहेंगे अलविदा, बीजेपी जैसे साथी को खोना और तेजस्वी के रहते इंडिया में सीएम की ना तो वैकेंसी सबसे बड़ी बाधा। संभल में खुदाई के दौरान मिली 150 साल पुरानी प्राचीन बावड़ी, डीएम ने एएसआई सर्वे के दिए संकेत। रांची में अगले 4 दिन कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, ये है वेदर अपडेट। जेलेंस्की ने अपनाया लादेन का फॉर्मूला, रूस में घुसकर यूक्रेन ने जो किया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन को जान पर हमले की चुकानी होगी कीमत। आज ट्रेडर्स के लिए टॉप 20 स्टॉक्स रखें नजर और जाने टारगेट। पुष्पा 2 ने थर्ड संडे किया बम्पर कलेक्शन, बाहुबली 2 को पछाड़ बनी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म। और मेलबर्न टेस्ट में रोहित शर्मा अपनाएंगे पुराना फॉर्मूला, ये हो सकती है प्लेइंग 11। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हिंदू समाज को लेकर बयान चर्चा में है। अब देश के 2 बड़े संतों का रिएक्शन आया है। तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा, मैं मोहन भागवत के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं है, बल्कि हम उनके अनुशासक हैं। वहीं उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मोहन भागवत पर राजनीतिक रूप से सुविधाजनक रुख अपनाने का आरोप लगाया। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, जब उन्हें सत्ता चाहिए थी तब वे मंदिरों के बारे में बोलते रहे, अब जब उनके पास सत्ता है तो वे मंदिरों की तलाश न करने की सलाह दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब महज 10 महीने बाकी रह गए हैं, लिहाजा एनडीए ने अपनी घेराबंदी शुरू कर दी है। मिशन 2025 को फतेह करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज यानी सोमवार से अपनी प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। वहीं बिहार बीजेपी आगामी चुनाव के लिए दिल्ली में रणनीति बनाने में जुटी है। बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की 2 दिवसीय बैठक का आज यानी 23 दिसंबर को समापन होगा। इस बैठक में बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों के अलावा प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी शामिल होने की संभावना है। इस बैठक में बिहार चुनाव 2025 में पार्टी को कैसे जीत मिले इस पर रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही पार्टी को मजबूत बनाने के लिए संगठन में सुधार पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा एनडीए के घटक दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के तरीकों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति पारस की भूमिका पर भी चर्चा की जा सकती है। पशुपति पारस को विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ रखा जा सकता है या नहीं, इस पर भी फैसला लिया जा सकता है। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में अमित शाह का नीतीश के नेतृत्व को लेकर बयान 16 दिसंबर को आया था। उसके बाद संसद में अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर बयान दिया। उनके भाषण को अंबेडकर का अपमान बताकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा। इसके बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार का अचानक अस्वस्थ हो जाना, एनडीए की बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल द्वारा नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने संबंधी बयान, फिर केंद्रीय नेतृत्व के फैसले की बात कहकर जायसवाल का बयान से पलटना, भाजपा कोर कमेटी की अचानक दिल्ली में बैठक और 8 जनवरी को अमित शाह के बिहार आने का प्लान, सप्ताह भर के भीतर का यह सियासी घटनाक्रम है। इन सबसे अलग नीतीश कुमार की चुप्पी, खामोशी मानवीय स्वभाव के खतरनाक फलाफल का असर संकेत साबित होता है। खासकर नीतीश की खामोशी अब तक ऐसी ही साबित होती रही है। पूर्व में इसका अनुभव लोगों को हो चुका है। यही वजह है कि पटना से लेकर दिल्ली तक बिहार की सियासत में फिर एक बदलाव की लोग आहट महसूस कर रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर पाला बदल सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर वे ऐसा करेंगे तो उनका ठिकाना फिर इंडिया ब्लॉक ही होगा। ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए यह शुभ नहीं होगा।
उत्तर प्रदेश के संभल में प्राचीन बावरी मिलने का मामला सामने आया है। 2 दिनों की खुदाई के बाद चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में लगभग 150 साल पुरानी और 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली बावरी मिली। जानकारी के अनुसार ये बावरी 225 फीट गहरी है। चंदौसी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार सोनकर ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शनिवार को स्थल पर खुदाई शुरू हुई थी। संभल में 13 दिसंबर को लगभग 46 साल से बंद भस्म शंकर मंदिर के फिर से खुलने के बाद यह खुदाई की जा रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र रांची ने कहा है कि झारखंड की राजधानी रांची में आज सुबह कोहरा या धुंध छाया रहेगा। इसके बाद आसमान साफ जाएगा। अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद अधिकतम तापमान में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में थोड़ी घट बढ़ होने की संभावना है। रांची के मौसम केंद्र ने कहा है कि इसके बाद 24 दिसंबर को न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है। सुबह में कोहरा या धुंध छाया रह सकता है। इसके बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे। उच्चतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। 23 साल पहले अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसकी याद अब भी कई लोगों के जहन में ताजा है। अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की अगुवाई में यूक्रेन ने भी कुछ ऐसा ही कारनामा रूस में किया है। 21 दिसंबर को रूस के तातारस्तान की राजधानी कजान में 8 ड्रोन हमले हुए, जिनमें से 6 ने रेजिडेंशियल बिल्डिंगों को निशाना बनाया। इसका वीडियो जब दुनिया के सामने आया तो सब हैरान रह गए। ज़ेलेंस्की ने ओसामा बिन लादेन के आतंकवादी समूह अल-कायदा की तर्ज पर जिस तरह से रूस पर ड्रोन से हमला किया, उससे एक बार फिर दुनिया खौफजदा हो गई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 9 सितंबर 2001 को अमेरिकी की बिल्डिंग पर जिस तरह से हमला हुआ था, उसके बाद दुनिया की तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे उपाय अपनाने शुरू कर दिए थे जिससे इस तरह के हमलों को अंजाम नहीं दिया जा सके। लेकिन रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमले ने यह साबित कर दिया कि अभी यह खतरा टला नहीं है। आजकल बन रहे ड्रोन को दरअसल ऐसी टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है जिससे दुश्मन देशों का इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक सरकारी बैठक को संबोधित करते हुए रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन पर कजान के एक अपार्टमेंट पर ड्रोन से हमला करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन को इसके लिए कई गुना भारी कीमत चुकाने की चेतावनी भी दी। इसी बीच रूस ने कहा कि उसके सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन के युद्ध से प्रभावित साहर कुराखोव के पास एक और गांव पर कब्जा कर लिया है। हालांकि यूक्रेन ने इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मिली जानकारी के अनुसार कजान यूक्रेन की सीमा से करीब 900 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन के ड्रोन इस इलाके में पहुंच गए। इसी वजह से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सख्त लहजा अपनाते हुए यूक्रेन को भारी कीमत चुकाने की चेतावनी दी है। शनिवार को रूस के कजान शहर के अधिकारियों ने कहा था कि शहर पर यूक्रेनी ड्रोन्स के जरिए हमला हुआ है। सोशल मीडिया पर आ रही तस्वीरों और वीडियो के अनुसार ये ड्रोन्स कजान में मौजूद कम से कम 2 बहुमंजिला इमारतों से टकराए थे। शेयर बाजार का सेंटीमेंट इस समय कमजोर है। शुक्रवार को निफ्टी 364 अंकों की गिरावट के साथ 23,587 पर बंद हुआ था। बीच हफ्ते इंडेक्स में 4.4% की बड़ी गिरावट रही। अच्छी बात तो ये रही कि अमेरिकी बाजार में शानदार रिकवरी दर्ज की गई। डाउ जोन्स हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में 498 अंक उछलकर बंद हुआ। इसके कारण भारतीय बाजार के सेंटीमेंट को भी सपोर्ट मिलेगा। एसजीएक्स निफ्टी में 40 अंकों की तेजी है, जो बाजार के गैप अप के साथ खुलने की तरफ इशारा कर रहा है। पुष्पा 2 द रूल का खुमार बॉक्स ऑफिस से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिल्म पहले दिन से सिनेमाघरों में छाई हुई है और अब रिलीज के 18 दिन बाद भी खूब नोट छाप रही है। अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म ने भारत की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बाहुबली 2 को पछाड़ दिया है। अब पुष्पा 2 द रूल भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। पुष्पा 2 द रूल हर रोज बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई कर रही है। तीसरे हफ्ते में भी फिल्म का कलेक्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। सैकनिल्क रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते 725.8 करोड़ रुपए कमाए थे। दूसरे हफ्ते अल्लू अर्जुन की फिल्म 264.8 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही। 16वें दिन पुष्पा 2 द रूल ने 14.3 करोड़ और 17वें दिन 24.75 करोड़ रुपए कमाए थे। अब थर्ड संडे के आंकड़े सामने आ गए हैं। इस आंकड़े में पुष्पा 2 द रूल ने 1000 करोड़ के आंकड़े पार कर लिए।
भारतीय टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। पहला मैच भारत ने जीता, दूसरे में उसे हार मिली, जबकि तीसरा टेस्ट ड्रॉ रहा। इस तरह सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर है। सीरीज का तीसरा मैच बॉक्सिंग डे टेस्ट होने वाला है, जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा। यह मुकाबला 26 दिसंबर से होने वाला है। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार तड़के 5 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस इससे आधा घंटा पहले होगा। गाबा टेस्ट ड्रॉ होने के बाद भारतीय स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया, मगर इसका ज्यादा असर मेलबर्न टेस्ट पर शायद ही पड़ेगा, क्योंकि गाबा टेस्ट की भारतीय प्लेइंग 11 में एकमात्र स्पिनर रविंद्र जडेजा खेले थे। ऐसे में यदि कप्तान रोहित शर्मा मेलबर्न टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 में बदलाव करते हैं तो वो दूसरे ऑप्शन के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर को शामिल कर सकते हैं। यदि बदलाव नहीं होता है तो फिर नीतीश कुमार रेड्डी कमाल दिखाने के लिए तैयार होंगे। यह सब कुछ बदलाव आखिरी समय पर पिच रिपोर्ट के मुताबिक होगा। वैसे पूरी संभावना है कि प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं होगा।